नमस्कार साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास। और भारत के इतिहास में जो हमारा अभी पोर्शन चल रहा है वो प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा है। और प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग पढ़ रहे हैं मौर्य काल। और आज का हमारा टॉपिक है मौर्य कालीन कला। तो मौर्यन आर्ट की आज हम लोग बात करेंगे। अब देखिए, अगर बात किया जाए आर्ट की, तो आर्ट में आपको दो चीज पढ़ना पड़ेगा कला में, स्थापत्य कला और मूर्ति कला पढ़ना पड़ेगा। और वही बात करते हैं स्थापत्य कला में, तो आप मौर्य काल की बात करें तो इसमें आपको स्तंभ देखने को मिलेगा। सम्राट अशोक के स्तंभ काफी प्रचलित रहे हैं। फिर उसके बाद आपको स्तूप देखने को मिलता है। फिर एक चीज और आपको देखने को मिलता है, वो है विहार। तो विहार देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो स्थापत्य कला के ही पार्ट में आपको एक चीज और पढ़नी पड़ेगी, जिसमें आप अदर टॉपिक्स में ऐड कर सकते हैं स्थापत्य कला में, जिसे नगर नियोजन मतलब टाउन प्लानिंग्स आपको पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि उस टाइम पीरियड में जो टाउन्स थे काफी डेवलप थे, तो उनकी प्लानिंग्स कैसे की गई थी, ये सारी चीजें आपको आर्ट एंड कल्चर में ही पढ़नी पड़ती है। और साथ ही साथ आप पढ़ेंगे चंद्रगुप्त का राजमहल। तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजमहल था वो कहा जाता है कि लकड़ियों का बनाया गया था। तो आज के टाइम पीरियड में आपको उसके सिर्फ अवशेष ही देखने को मिलेंगे। स्पेशली आपको जो भी है नीचे में ही जो आप धरातल के पार्ट में रह गया होगा हिस्सा, वही देखने को मिलता है। और ज्यादातर आप जैसे खंडहर टाइप में बोलते हैं ना, तो वो चीज भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। खास बात यह है क्योंकि काफी प्राचीन, अब सोचिए आज से 2300 साल पहले की बात है साथियों। और लकड़ी 2300 साल तक कहाँ चल सकती है, स्पेशली आप ही सोचिए। हाँ, अगर पत्थर के बने होते जरूर आपको देखने को मिल जाते। और लेकिन कहा भी जाता है कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजमहल था काफी भव्य हुआ करता था। ऐसा बहुत से इतिहासकारों ने वर्णन भी किया है अपनी किताबों में। वहीं बात करते हैं मूर्ति कला में, तो आपको मूर्ति कला में देखने को मिलती है राजकीय मूर्तियां, साथ ही साथ आम लोगों से संबंधित मूर्तियां देखने को मिल जाती हैं। जिसमें आप देखेंगे तो यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति देखने को मिलती है। साथ ही साथ आपको मिट्टी की मूर्तियां भी देखने को मिल जाती हैं साथियों। तो ये आप पूरा का पूरा पढ़ेंगे मौर्यकालीन कला में। और वहीं बात करते हैं, अगर हम स्थापत्य कला की बात करें साथियों, तो स्थापत्य कला में आप देखेंगे तो स्तंभ के बारे में तो हमने बताया। सम्राट अशोक द्वारा जो स्तंभ बनवाए गए, तो उनमें क्या स्पेशलिटी आपको देखने को मिली। तो जो स्तंभ थे वो चमकीली पॉलिश उस पे लगी है। आज भी आपको देखने को मिलता है कि सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए स्तंभ में चमकीली पॉलिश। और साथ ही साथ एक चीज और आपको देखने को मिलता है, एकास्म पत्थर से बनाए गए हैं। कैसे बनाए गए थे, इस एकास्म पत्थर मतलब एक ही पत्थर को पूरा गढ़ के स्तंभ का रूप दिया गया था। और नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है जो स्तंभ में, सम्राट अशोक के स्तंभ में आधार पे आप देखेंगे तो मयूर की आकृति दिखेगी। मतलब जो स्तंभ का पिलर का जो बेस वाला पार्ट है, वहां पे आपको मोर की आकृति देखने को मिल जाती है। वहीं जो स्तंभ का अपर टॉप होता है, सबसे ऊपरी हिस्सा, वहां पे आपको चौकी देखने को मिलेगी। और उस चौकी पे आप देखेंगे तो उल्टे कमल की आकृति देखने को मिल जाती है। और इस स्तंभ के हाइट की बात किया जाए तो सम्राट अशोक द्वारा जो लगाए गए स्तंभ थे, उनकी हाइट 35 से 50 फीट ऊंची मानी जाती है। और शीर्ष पे, स्तंभ के शीर्ष पे जो चौकी होती है, उस चौकी पे जो मूर्तियां स्टेब्लिश की हैं, तो उसमें आप देखेंगे तो पशुओं की मूर्ति रखाई गई थी। ठीक है। और जिसमें आपने देखा है कि जो सम्राट अशोक का स्तंभ है, और भारत का जो आप देखते हैं, तो भारत का जो राजकीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, वो सम्राट अशोक के स्तंभ से ही लिया गया। जिसमें 4 शेरों को आपने देखा होगा एक दूसरे की तरफ सिर किए हुए खड़े हुए हैं, मतलब पीठ किए हुए खड़े हुए हैं साथियों। तो मतलब पूरा पूरा आप देखें तो चारों दिशाओं में वो शेर देख रहे हैं। इस तरीके का आपको आकृति देखने को मिल जाती है। मौर्यकालीन स्थापत्य या अशोक के स्थापत्य का अत्यंत ही बेहतरीन उदाहरण आपको बड़ी संख्या में स्तंभ देखने को मिल जाते हैं। और कहा भी जाता है कि इनका निर्माण, जो स्तंभ का निर्माण किया गया था, इसको बहुत से आधार पर डिवाइड किया गया है। पहला आप देखेंगे डिवाइडेशन, तो वो है लेख युक्त स्तंभ। और दूसरा है लेख रहित स्तंभ। तो लेख युक्त स्तंभ मतलब वो स्तंभ जिसमें कुछ न कुछ लेख देखने को मिल जाता है। और एक लेख रहित स्तंभ वो होता है जिसमें आप देखेंगे तो लेख नहीं रहता। फिर आप देखेंगे तो स्वतंत्र स्तंभ या स्मारक स्तंभ। अब स्मारक स्तंभ आपको रुक्मिणदेही वाला जो स्तंभ है वो स्मारक स्तंभ के नाम से जाना जाता है। सांची, सारनाथ, प्रयाग, रामपुरवा, दिल्ली, लौरिया, अरराज इत्यादि विभिन्न स्थलों पे आप देखेंगे तो सम्राट अशोक कालीन स्तंभों के साक्ष्य आपको देखने को मिल जाते हैं। कहाँ कहाँ साथियों, तो सांची याद रखना मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद सारनाथ, प्रयागराज, रामपुरवा, दिल्ली, लौरिया, अरराज, इन सब क्षेत्रों में सम्राट अशोक कालीन स्तंभ देखने को मिलते हैं।
अब इन स्तंभों की अगर सामान्य विशेषता की बात किया जाए, सम्राट अशोक के जो स्तंभ थे उसकी विशेषताएं क्या थी, तो कह सकते हैं एकाश्म पत्थर से निर्मित लगभग 30 से 35 फीट की ऊंचाई वाले पूरा स्तंभ लगाए गए थे और जिनका वजन लगभग कहा जाता है 50 टन वजन होता था। मौर्यकालीन आपको चमकीली पॉलिश देखने को मिल जाती है इन स्तंभों पे और साथ ही साथ शीर्ष पे चौकी देखने को मिलती है। चौकी पर पशुओं की आकृतियां और उल्टे कमल की आकृति देखने को मिल जाती है। आधार पे आप देखेंगे स्तंभ के आधार पे मयूर की आकृति देखने को मिलती है। स्तंभ के आधार की चौड़ाई अधिक मानी जाती, मतलब जो स्तंभ था वो आधार पे ज्यादा चौड़ा था और शीर्ष पे कम था। ठीक है, खास बात यह है। और इन स्तंभों का न केवल कलात्मक दृष्टिकोण से महत्व है बल्कि अशोक के व्यक्तित्व और उनकी नीतियां, साम्राज्य विस्तार इत्यादि को समझने में अत्यंत उपयोगी हुए, क्योंकि सम्राट अशोक ने प्रशासन संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन थी अपने इन स्तंभों में उकेरा, मतलब चित्रित करवाया, लिखवाया। इसीलिए आप देखेंगे तो जिन स्तंभों पे आपको लेख देखने को मिल जाता है उन्हें लेख युक्त स्तंभ के नाम से जाना जाता है। अब वहीं बात करते हैं, एक चीज और आपको देखने को मिलती है साथियों, कभी कभी कंपेयर किया जाता है कि ईरान में भी आपको स्तंभ देखने को मिलते हैं, भारत में भी अशोक के स्तंभ देखने को मिलते हैं। तो कहा जाता है ईरान और भारतीय स्तंभ में अंतर क्या देखने को मिलता है, तो कह सकते हैं कि जो ईरान का स्तंभ है वो एकाश्म पत्थर का नहीं है, जबकि भारत के जो सम्राट अशोक के स्तंभ है वो एकाश्म पत्थर से बनाए गए। एकाश्म मतलब एक ही पत्थर को पूरा का पूरा गढ़ गढ़ के बनाया गया है। और कई बार उसमें आप देखेंगे तो जो ईरान के स्तंभ है उसमें आपको बहुत से जोड़ देखने को मिल जाएंगे। नीचे से ऊपर की तरफ एक ही आकार का, तो जो ईरान के स्तंभ हैं वो कैसे देखने को मिलते हैं, ऊपर से नीचे तक आपको सेम आकार का, मतलब सेम मोटाई देखने को मिल जाती है। लेकिन सम्राट अशोक के स्तंभों में क्या होता है, आप देखेंगे तो नीचे की तरफ जो स्तंभ है वो काफी चौड़ा है, ऊपर जैसे जैसे जाता गया है वो पतला होता चला गया। ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ईरान के स्तंभ में, तो शीर्ष पर मानव की आकृतियां बनी थी। जो ईरान में जो भी आपको स्तंभ देखने को मिले हैं उन सभी में आप देखेंगे तो उसके टॉप पे मानव की आकृतियां देखने को मिली, जबकि सम्राट अशोक के स्तंभ पे आप देखेंगे तो पशुओं की आकृति देखने को मिलती है। और एक चीज और आप याद रखना है कि जो ईरान के स्तंभ थे ना उनमें चमकीली पॉलिश नहीं थी और यही सम्राट अशोक के स्तंभों में चमकीली पॉलिश आपको देखने को मिल जाती है। और एक चीज अगर हम नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो वो है आधार पर मजबूती के लिए चौकी जैसा बनाया जाना। तो जो सम्राट अशोक का जो स्तंभ था वो कैसा था साथियों, तो आधार तो काफी मोटा था, शीर्ष क्या था धीरे धीरे पतला होता चला गया। लेकिन जो ईरान के जो स्तंभ थे तो वहां पे आप क्या देखेंगे, स्टार पे आप जो आधार है, स्तंभ का आधार है वहां पे चौकी जैसा बनाया गया, मतलब चौकोर टाइप में बना दिया गया। इसका रीजन ये है कि ताकि स्तंभ को मजबूती मिलते रहे। और सम्राट अशोक द्वारा जो स्तंभ बनाए गए थे वो नीचे बेस उनका काफी मोटा होता था, ऊपर जैसे जैसे जाता था वो क्या होता था, तो आज जो शीर्ष होता था वो पतला होता चला जाता था। नेक्स्ट अगला हमारा जो टॉपिक होगा साथियों वो होगा स्तूप। तो स्तूप के बारे में हमारा अगला टॉपिक होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार साथियों।